नमस्कार दोस्तों, एडी वर्ल्ड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बीटीएससी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आने वाली है 2025 के अंदर, उसकी रिगार्डिंग अपन एमसीक्यूज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यूज का टॉपिक का नाम रहने वाला है यहाँ पे वाइटल साइन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे उनके बारे में अपन इस आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट की इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिल सके। वैकेंसी अपडेट, रिजल्ट अपडेट, एडमिट कार्ड अपडेट, सभी प्रकार के आपको अपडेट देखने को मिलेगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में स्टार्ट करने से पहले टॉपिक का नाम अपना रहने वाला वाइटल साइन। वाइटल साइन इंपॉर्टेंट साइन होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि वाइटल साइन का दूसरा नाम क्या होता है। तो वाइटल साइन का दूसरा नाम होता है यहाँ पे कार्डिनल साइन। कार्डिनल साइन, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वाइटल साइन है उसको अदर नाम क्या बोला जाता है। तो वाइटल साइन का अदर नाम कार्डिनल साइन हो गया। इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप बीटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीटीएससी का एडी वर्ल्ड एकेडमी के एप्लीकेशन में बीटीएससी का टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि 10 दिसंबर से। इसके अंदर आपको मिलेगा वीडियो एंड ऑडियो लेक्चर, पैनल पीडीएफ मिल जाएगा, आपको टेस्ट एंड क्विज मिल जाएगी। इसके अंदर लगभग आपको 150 से ज्यादा क्लासें मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे 20 टेस्ट सीरीज है, 20 टेस्ट जिसके अंदर 2000 एमसीक्यूज है। इसके अलावा यहाँ पे लगभग 500 एमसीक्यूज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए हैं, इसके एडिशनल है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी नर्सिंग बुलेट्स हैं, की पॉइंट्स जो नर्सिंग एग्जाम के अंदर वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, उनके 250 पेजेस की यहाँ पे पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन के अंदर मात्र 499 के अंदर अभी ऑफर है आपका, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किस टाइम वेस्ट के आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए प्राइमरी वाइटल साइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए प्राइमरी वाइटल साइन, कि इनमें से कौन सा जो वाइटल साइन है वो प्राइमरी वाइटल साइन के अंदर कंसिडर्ड नहीं किया जाता। सबसे पहले अपन बात करें बॉडी टेम्परेचर। ऑप्शन बी है ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी है हाइट, ऑप्शन डी है रेस्पिरेटरी रेट। तो आपको क्या करना है, आपको एक पेज लेना है, उसके अंदर आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर लिखना है। लास्ट में आपको इवेलुएट करना है कि आपका जो राइट आंसर कौन सा था, रॉन्ग आंसर कौन सा था। तो आपके इवेलुएट अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले अपन बात करें बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे प्राइमरी वाइटल साइन के अंदर काउंट होता है। प्राइमरी वाइटल साइन की अपन बात करते हैं, यहाँ पे बोला जाता है टीपीआर, बीपी। टी फॉर टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर यहाँ पे पल्स रेट, आर फॉर यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन रेट, बीपी फोर यहाँ पे होता है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। तो मेनली वाइटल साइन के अंदर 4 कंपोनेंट आते हैं, टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर, और 5वां वाइटल साइन कंसिडर किया गया है किसको, पेन को। एम्स जोधपुर 2017 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एम्स जोधपुर 2017 की जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा जा चुका है कि जो 5th वाइटल साइन है किसको कंसिडर किया गया है। तो पेन को 5th वाइटल साइन यहाँ पे कंसिडर किया गया है। तो इनके अंदर देखते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है। ऑप्शन बी की बात करें, यहाँ पे ब्लड प्रेशर यहाँ पे है। हाइट की बात करें तो हाइट यहाँ पे नहीं है, हाइट यहाँ पे टेम्परेचर के अंदर काउंट नहीं होता है। हाइट एक डेवलपमेंट का मेजरमेंट होता है। ऑप्शन डी की बात करें रेस्पिरेटरी रेट, तो रेस्पिरेटरी रेट होती है, रेस्पिरेटरी वाइटल साइन प्राइमरी वाइटल साइन के अंदर कंसिडर की जाती है। अगर अपन बॉडी टेम्परेचर की यूनिट की बात करें तो ये या तो रहेगा सेल्सियस के अंदर, सेल्सियस के अंदर। क्लिनिकल की बात करें सेल्सियस या फॉरेनहाइट के अंदर रहेगा। ब्लड प्रेशर की यूनिट की बात करें तो यहाँ पे यूनिट रहने वाले mmHg। हाइट की यहाँ पे सेंटीमीटर या फीट इंच हो सकती है। रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो यहाँ पे ब्रीथ पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट इनकी यूनिट होती है।
नॉर्मल वाइटल टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है, उनकी अपन अगले क्वेश्चंस आने वाले अपकमिंग क्वेश्चंस के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको बीपीएम भी लिखा जाता है। तो इस तरह से आपको ये सब चीजें याद रखने वाली है। और जो यहाँ पे पल्स रेट है उसको लिखा जाता है बीट पर मिनट, बीट पर मिनट। जैसे अगर किसी पेशेंट का 72 हार्ट रेट है तो उसको लिखेंगे 72 बीपीएम। रेस्पिरेटरी रेट है तो उसकी मान लो कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट उसकी मान लो कि 12 आ रही, तो यहाँ पे भी बीपीएम लिखेंगे, लेकिन बोलने के अंदर अपन क्या बोलेंगे, ब्रीथ पर मिनट। तो आपको ये तरह याद रखना है। बीपी की अगर अपन यूनिट की बात करें, जैसे मान लो किसी का ब्लड प्रेशर 170 110/70, तो एमएमएचजी अपन बोलेंगे पूरा। पेन के स्केल है वो अलग अलग होते हैं, जैसे विजुअल एनालॉगल स्केल, काफी सारे स्केल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, न्यूमेरिकल स्केल, फेशियल स्केल, तो काफी सारी स्केल है वो यूज किए जाते हैं। उनको अपन अपकमिंग क्लासेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। डिटेल के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी थ्योरी जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हाइट। हाइट प्राइमरी वाइटल साइन के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ समझने पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट के अंदर बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल रेंज क्या रहने वाला है। ऑप्शन डी की बात करें यहाँ पे 93 से लेके 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये रॉन्ग आंसर है। इतनी नॉर्मल रेंज इतनी नहीं होती है। ऑप्शन सी की बात करें तो 99.5 से लेके 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये भी नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट अपन बात करें ऑप्शन बी की, 95 से लेके 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये भी यहाँ पे नॉर्मल रेंज नहीं होती है। फ़ारेनहाइट के अंदर बॉडी टेम्परेचर की नॉर्मल रेंज होती है 97 से लेके 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर एग्जिट बात करें तो यहाँ पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी के अंदर। सेल्सियस की बात करते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि अगर आपको कन्वर्ट करना हो कि जो फ़ारेनहाइट दिया हुआ है उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस वाले फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है, हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, एग्जाम के अंदर पूछा जा सके। जो बीटीएससी का सिलेबस रहने वाला है वो जीएनएम बेस पे रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे अपन सभी एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन एम्स के एग्जाम, आरआरबी, सभी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो आपको याद रखना फॉर्मूला, एफ बराबर एफ इक्वल टू 1.8 सेल्सियस प्लस 32। यहाँ पे इसको अपन 9/5 भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हो, एफ बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो 9/5 के बराबर होता है 1.8 इंटू सेल्सियस की अगर बात करें तो 37 हो गया प्लस 32, तो यहाँ पे हो गया 66.6 प्लस 32। यहाँ पे एफ बराबर 98.6 हो गया। इस तरह आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस तरह से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके रखना है, कैलकुलेट करना है एग्जाम के अंदर। हाउ टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सी बराबर एफ माइनस 32 इंटू 5/9। आप इस तरह से याद रखते हैं कि एफ इधर है तो 5 भी यहाँ पे साथ में रहेगा, ऊपर रहेगा 5। तो इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि सी बराबर एफ माइनस 32 इंटू 5/9। तो एफ का मान यहाँ पे 98.6 माइनस 32 इंटू 5/9, तो इसकी यहाँ पे 66.6 हो जाएगा इंटू 5/9 हो जाएगा। 66 को 5 से गुणा करेंगे और 9 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ सी बराबर है तो 37 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस, एक दो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको हमेशा फॉर्मूले याद रहेंगे और एग्जाम में आपके क्वेश्चन राइट होने के पूरे पूरे चांसेस है। इसको डबल स्टार आप लगा सकते हैं। वाइटल साइन नर्सिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है,
आपको वाइटल साइन के बारे में सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। नर्सिंग का जो मेन काम है वो वाइटल साइन चेकअप करना होता है। वाइटल साइन के अगर डीप क्लास आते हैं तो आप हमारा जो बीटीएससी वाला बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे डिटेल से आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि ऑल जो टेम्परेचर है एग्जाम के अंदर, ये कि एक तरह से क्या है कि फिजिक्स के अंदर काम करते हैं ये फॉर्मूले, तो आप एक बार याद रख सकते हैं इनको। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेडिकल की दृष्टि से, यहाँ पे दो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या किस किस टाइप के जो टेम्परेचर होते हैं, जो स्केल है वो कौन कौन से होते हैं, सेल्सियस टू केल्विन वगैरह, आप इनको याद रख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज द एवरेज नॉर्मल एडल्ट रेस्टिंग हार्ट रेट, कि जो एडल्ट की जो एवरेज नॉर्मल हार्ट रेट है रेस्टिंग के दौरान वो कितनी यहाँ पे रहती है, हार्ट रेट की अपन बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए की बात करें यहाँ पे 30 से लेके 40 बीट पर मिनट, इतना नहीं होती है, ये बहुत कम है, इसको ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है। अगर लेस देन 60 से अगर लेस देन 60 बीपीएम होती है हार्ट रेट तो उसको बोला जाता है ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। एथलीट के अंदर एक्सेप्शन होता है, एथलीट के अंदर वहां पे 50, 52, 57 तक भी रहती है, तो वो एक ब्रेडिकार्डिया के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे, वो एक तरह से वहां पे अपवाद है। ऑप्शन डी की बात करें यहाँ पे 120 से लेकर 140 बीट पर मिनट, तो ये भी टेकिकार्डिया है। टेकिकार्डिया कब बोलेंगे, टेकिकार्डिया कब बोलेंगे, टेकिकार्डिया अगर हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 बीपीएम से होता है उसको टेकिकार्डिया बोला जाता है, टेकिकार्डिया। इन सब टर्मिनोलॉजी को आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये टेकिकार्डिया होगा, यहाँ ये भी टेकिकार्डिया 100 से 120 बीट पर मिनट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 60 से लेके 100 बीट पर मिनट। नॉर्मल हार्ट रेट रेस्टिंग फेज के अंदर, पेशेंट नॉर्मल एडल्ट के अंदर रेस्टिंग हार्ट रेट यहाँ पे रहेगी 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन देखें कि जो वाइटल साइन है वो मॉनिटर के अंदर कैसे दिखते हैं, तो यहाँ पे हार्ट रेट है वो इस तरह से शो होती है मॉनिटर के अंदर, हार्ट रेट मॉनिटर के अंदर शो होती है, यहाँ पे दिखा है बीपीएम, यहाँ पे हार्ट का चिन्ह बना हुआ है, यहाँ पे ये बीपीएन नॉन इन्वेजिव मेथड से, यहाँ पे ये रेस्ट, यहाँ पे जो है ये SpO2 यहाँ पे दिया गया है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे सब चीजें ध्यान रखनी है। ये सिस्टोलिक बीपी होता है, ये डायस्टोलिक बीपी होता है। तो मॉनिटर के अंदर आपको देख के आजकल ऑनलाइन एग्जाम होती है तो वहां पे आपको इमेज देके पूछा जा सकता है कि ए वाला ऑप्शन क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, बी वाला क्या कर रहा है, सी वाला और यहाँ पे डी वाला। जैसे मैं आपको बताया था कि हार्ट रेट को पीपीएम से बीट पर मिनट, बीपी को यहाँ पे एमएमएसजी यूनिट के अंदर डिनोट करते हैं। इसके अलावा अपन बात करें SpO2 तो यहाँ SpO2 को 98% के रूप में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं व्हाट इज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए हेल्थी एडल्ट। हेल्थी एडल्ट के अंदर जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो कितनी होती है, तो अपन बात करेंगे यहाँ पे 30 से लेकर 40 ब्रीथ पर मिनट। तो ये क्या करती है, ये RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को दर्शाती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो कंपनसेटर मैकेनिज्म के द्वारा पेशेंट ज्यादा बार बार सांस लेके वो रेस्पिरेटरी रेट को, ऑक्सीजन डिमांड को पूरी करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे 22 से लेके 28 तक बीट पर मिनट, तो ये यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, इसको बोला जाता है टेकीपीनिया, टेकीपीनिया। अगर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की अपन बात करें तो यहाँ पे 12 से लेकर 20 ब्रीथ पर मिनट, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ए वाला है, 8 से लेकर 10 ब्रीथ पर मिनट, ए वाला यहाँ पे रॉन्ग रहेगा, ये यहाँ पे ब्रेडिपीनिया कंडीशन रहेगी, ब्रेडिपीनिया। आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, वाइटल साइन के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वाइटल साइन के अंदर टर्मिनोलॉजी। तो आपको इस तरह से आपको सारे आंसर, क्वेश्चंस के आंसर आपको याद रखने हैं।
होप सो आपको क्लास अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को दबा के बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज किया जाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं डी ऑप्शन, पल्स ऑक्सीमीटर। तो पल्स ऑक्सीमीटर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट नहीं किया जाता, इससे मेजरमेंट किया जाता है SpO2। ऑप्शन सी देखते हैं, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या करता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर को बताता है, नॉट ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर को बताएगा। अपन बात करें स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप टेम्परेचर को, ये ब्लड प्रेशर को नहीं बताते। स्टेथोस्कोप यहाँ पे एक तरह से हार्ट रेट की साउंड्स, जो साउंड्स होते हैं हार्ट रेट, वो सुन सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्पाइगमो मैनोमीटर। इसकी स्पेलिंग एम्स जोधपुर 2017 के एग्जाम के अंदर आई हुई है। यहाँ पे 4 स्पेलिंग आई थी, उसमें देखना था कि राइट स्पेलिंग है वो कौन सी है। एम्स जोधपुर 2017 नर्सिंग ऑफिसर का जो पेपर हुआ था, वहां पे ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में कहीं पे भी आ सकते हैं। तो आपके स्पाइगमो, SPHYGMOMANOMETER, स्पाइगमो मैनोमीटर। स्पाइगोमैनोमीटर क्या होता है, थर्मामीटर क्या होती है, पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, इनकी इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थर्मामीटर है, ये कौन सा है, मरकरी वाला थर्मामीटर है। थर्मामीटर की रेंज पूछी गई है एग्जाम के अंदर। अगर सेल्सियस के अंदर अपन बात करते हैं, यहाँ पे 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे रेंज। क्लिनिकल थर्मामीटर की अपन बात करें, यहाँ पे देखो 35 और यहाँ पे 42 सेल्सियस के अंदर। फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो 94 से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ये क्लिनिकल थर्मामीटर की बात हो रही है, मरकरी वाले की। और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर है, ये इसको बल्ब बोला जाता है, इसको स्टीम बोला जाता है। इसको बल्ब और इसको स्टीम। इसको क्लीन कैसे करते हैं आप, बिफोर यूज आफ्टर यूज, वो अपन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि फ़ारेनहाइट और ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है मरकरी वाला, उसके अंदर रेंज कितने तक होती है। तो यहाँ पे सेल्सियस की बात करें तो यहाँ पे 32 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक रहेगी रेंज। और यहाँ पे फ़ारेनहाइट की बात करें 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहने वाली। ये वाला है इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर। इलेक्ट्रिकल नहीं, डिजिटल थर्मामीटर बोला जाता है इसको, डिजिटल थर्मोमीटर। तो आपको एग्जाम के अंदर इमेज देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप इस तरह से होता है, यहाँ पे ये इनको ईयर प्लग बोलते हैं, जो कान के अंदर लगते हैं। ये ईयर रिंग्स है, इसको टी बोला जाता है। इसको पीवीसी ट्यूबिंग होती है, पीवीसी पॉलीवाइलिन क्लोराइड, जिसको बोलते हैं पीवीसी, चेस्ट पीस, और इसको बोलते हैं नेम प्लेट। यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा होता है कि कौन सी नेम प्लेट का, कौन सी कंपनी का ये स्टेथोस्कोप बना हुआ है। यहाँ पे अगर हाई पिच साउंड सुनना है तो अपन ये बड़े वाले से सुनेंगे, चेस्ट पीस से। और इसके पीछे भी होता है इस तरह से, उससे लो पिच साउंड सुना जाता है, लो पिच साउंड, जैसे फीटल हार्ट साउंड। इससे इससे बॉल मूवमेंट, बोवेल साउंड, बोवेल साउंड सुना जाता है। इसके अलावा अपन बात करें, ये होती है पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री, ये यहाँ पे SpO2 बताता है कितना परसेंट SpO2 है। यहाँ पे पल्स रेट कितनी बीट पर, पल्स रेट है वो कितनी बीट पर मिनट है, यहाँ पे बताता है। तो इस तरह से इसको पल्स ऑक्सीमीटर, यहाँ से इसका ऑन होता है, इसके अंदर बैटरी डलती है, इसको डिजिटल स्पायरोमेट्री इसको अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट डज SpO2 मेजर, कि जो SpO2 अपन मेजर करते हैं, उसके अंदर SpO2 मेजर क्या मेजर करते हैं। हार्ट रेट इससे मेजर नहीं की जाती। ब्लड प्रेशर स्टेथोस्कोप से मेजर किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल के लिए SpO2 मेजर नहीं किया, इसके लिए होती है कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी
यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को नापने के लिए। तो एसपीओ टू मेजर के अंदर व्हाट डज क्या करते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन मापते हैं। एसपीओ2 की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें एसपीओ2, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं परसेंटेज ऑफ saturation of blood with इसको अच्छे से लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ saturation ऑफ ऑक्सीजन विथ ब्लड, कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो कितना है, कितना परसेंटेज है, तो उसको एसपीओ2 बताते हैं। जैसे एसपीओ2 यहाँ पे 98% है, तो 98% है तो ये बता रहा है कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल है वो यहाँ पे 98% है 100 में से। तो इस तरह से एसपीओ2 मेजर करते हैं। एसपीओ2 क्या बताता है, तो एसपीओ2 बताता है परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल कितना है ये बताता है एसपीओ2। सेकेंड नंबर देखते हैं, ए ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ 120/80 mmHg इज क्लासिफाइड, कि जो 120/80 mmHg है वो बीपी कौन से कैटेगरी के अंदर यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइपरटेंशन स्टेज 2। हाइपरटेंशन स्टेज 2 के अंदर यहाँ पे ग्रेटर देन 140 से ज्यादा यहाँ पे बीपी होता है। हाइपोटेंशन के अंदर क्या होता है, बीपी 120 से 80 mmHg से कम होगा। स्टेज फर्स्ट के अंदर 129 से लेके 89 तक यहाँ पे mmHg बीपी यहाँ पे रहने वाला है। नॉर्मल बीपी होता है वो 120 से 80 mmHg होता है। क्लासिफिकेशन अपन देख लेते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ए। नॉर्मल बीपी है वो 120 से लेके 80 तक होता है। क्लासिफिकेशन अपन देखें तो नॉर्मल बीपी लेस देन 120 से लेके 180, ये नॉर्मल बीपी रहने वाला। एलिवेटेड की बात करें अपन, एलिवेटेड यहाँ पे 120 से लेके 129 सिस्टोलिक होता है, और जो डायस्टोलिक होता है लेस देन 80, तो ये एलिवेटेड होता है। स्टेज फर्स्ट की बात करें अपन, स्टेज फर्स्ट के अंदर यहाँ पे 130 बाई 89, सही बताया मैंने, 130/89, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, इसको बोलेंगे डायस्टोलिक। आगे पढ़ेंगे सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा 130 से 139, और जो डायस्टोलिक रहेगा 80 से 89 के अंदर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको नोटबुक में नोट कर लेना है। हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन स्टेज 2 की बात करें तो यहाँ पे 140 mmHg से ज्यादा रहेगा, और डायस्टोलिक है वो 90 mmHg से ज्यादा रहेगा। हाइपरटेंसिव क्राइसिस की अगर अपन बात करें, हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर यहाँ पे कंसल्ट योर डॉक्टर इमिडिएटली करना है, और हायर ब्लड जो प्रेशर है वो सिस्टोलिक हायर देन 180, और जो डायस्टोलिक रहेगा हायर देन 120 mmHg। इसके अंदर दो तरह की होती है, एक तो होता है अर्जेंट और एक होता है इमरजेंट। अर्जेंट वाले के अंदर क्या होता है कि ऑर्गन डैमेज नहीं होता है, नो ऑर्गन डैमेज, और जो इमरजेंट होता है उसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि हेमरेज हो सकता है, इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो सकता है, तो उनको बोला जाता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, और एक होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस अर्जेंसी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है। नेक्स्ट अपन देखेंगे
विच साइट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू मेजर पल्स, कि सबसे ज्यादा जो पल्स है, कौन मोस्ट कॉमन साइट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू मेजर पल्स, कि सबसे ज्यादा पल्स के लिए कौन सी साइट जो आर्टरी वो यूज की जाती है, कैरोटिड आर्टरी, रेडियल आर्टरी, फिमोरल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। तो सबसे पहले यहाँ पे यूज क्या की जाएगी, यहाँ पे यूज की जाती है रेडियल आर्टरी। कैरोटिड को हमेशा इमरजेंसी के अंदर यूज करते हैं, फिमोरल यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, मोस्ट कॉमन यूज नहीं करते हैं। ब्रेकियल है, इसको इन्फेंट के अंदर ज्यादा यूज करते हैं, इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर ज्यादा यूज करते हैं। फिमोरल है लेस, बहुत कम यूज करते हैं। रेडियल है मोस्ट कॉमन यूज करते हैं, रेडियल मोस्ट कॉमन यूज करते हैं। विच साइट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू मेजर पल्स, कैरोटिड को सीपीआर के टाइम में यहाँ पे इमरजेंसी के अंदर यूज करते हैं, इमरजेंसी, इमरजेंसी 10 सेकंड, लेस देन 10 सेकंड तक इसको असेस करते हैं, असेस या मेजर बोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। पल्स मेजरमेंट की जो साइट्स हैं वो कौन कौन सी साइट होती हैं, तो वो देखते हैं। यहाँ पे कैरोटिड जो नेक की साइड होती है, ब्रेकियल आर्टरी जो यहाँ से एंटीक्यूबैटल फोसा के अंदर होती है, रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी क्या होती है, रेडियल आर्टरी जो इधर वो अपना थंब होता है उधर साइड रेडियल आर्टरी होती है, याद रखने के लिए। फिमोरल आर्टरी, तो फिमोरल आर्टरी यहाँ फिमोरल एरिया में होती है। पोप्लिटल आर्टरी जो बिलो नी है, जो घुटने के पीछे है, वो पोप्लिटल आर्टरी होती है। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, तो पोस्टल टिबियल आर्टरी यहाँ पे होती है। और डोर्सालिस पेडिस आर्टरी, तो डोर्सल पेडालिस आर्टरी यहाँ पे होती है। इस तरह से आपको याद रखना है। टेम्पोरल की बात करें तो टेम्पोरल यहाँ पे होती है। इस तरह से आपको यहाँ पे जो पल्स मेजरमेंट साइट्स हैं उनको आपको याद रखना है। जैसे मैंने बताया था कि the carotid artery is used during emergencies, the radial artery is most accessible and commonly used site, the femoral artery is less commonly used and is located near the groin, the brachial artery is commonly used in infant। तो मैंने आपको इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपकी आपको इम्पोर्टेंटली याद रहे। नेक्स्ट अपन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइन ऑफ हाइपोथर्मिया, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया के अंदर क्या कौन सा है यहाँ पे साइन देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी रेट अबव 20 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे हाइपोथर्मिया की बात हो रही है तो टेम्परेचर आएगा, नो की रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रेस्पिरेटरी रेट ये वाले दोनों ऑप्शन यहाँ पे टेम्परेचर वाले ऑप्शन के अंदर से ये आंसर सही होगा, तो बीपी वाला और रेस्पिरेटरी रेट वाला दोनों यहाँ पे रॉन्ग हो गए। बॉडी टेम्परेचर अबव एक 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये तो हाइपर है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ टेम्परेचर है। हाइपोथर्मिया की बात करें, हाइपोथर्मिया तो बॉडी टेम्परेचर बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल टेम्परेचर मैंने बताया था 97 से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये नॉर्मल रेंज, तो इससे बिलो है तो उसको अपन एक तरह से किसके अंदर काउंट करेंगे, हाइपोथर्मिया के अंदर। अगर इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, वो उसको किसके अंदर याद कंसिडर करेंगे, हाइपरथर्मिया के अंदर, हाइपरथर्मिया। इस तरह से आपको याद रखना है। अगर जैसे अगर अपन बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथर्मिया की, तो 36.5 से 37.5 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, 36 से 36.4 माइल्ड हाइपोथर्मिया, जिसको कोल्ड स्ट्रेस बोला जाता है, कॉजेज फॉर कंसर्न। कोल्ड स्ट्रेस कब का कौन सी रेंज तक होता है, 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36.4 तक माइल्ड हाइपोथर्मिया, फिर कोल्ड स्ट्रेस इसको बोला जाता है। 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35.9 मॉडरेट हाइपोथर्मिया, डेंजरस होता है, रिक्वायर इमीडिएट वार्मिंग, इमीडिएट वार्मिंग बॉडी को वार्म करने की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। अगर सीवियर हाइपोथर्मिया की बात करें तो लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस सीवियर हाइपोथर्मिया, आउटडोर ग्रेव्स, स्किल्ड केयर इज अर्जेंटली नीडेड, यहाँ पे स्किल्ड केयर की यहाँ पे अर्जेंटली नीड होती है। सीवियर हाइपोथर्मिया लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो ये आपको सब चीजें आपको याद रखनी है।
इसका क्लासिफिकेशन आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग वाइटल साइन, कि वाइटल साइन को मॉनिटर करने का प्राइमरी पर्पज है वो क्या होता है। तो ए ऑप्शन की बात करें, टू डायग्नोज ए स्पेसिफिक डिजीज। तो वाइटल साइन को मॉनिटर करने से प्राइमरी पर्पज डिजीज स्पेसिफिक डायग्नोज करना यहाँ पे नहीं होता है, तो ये आंसर चला जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन डी की बात, टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन। मेडिकेशन के लिए वाइटल साइन मॉनिटर करते हैं, लेकिन प्राइमरी पर्पज ये नहीं होता है कि वाइटल साइन लेंगे तो मेडिकेशन देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे कट हो गया। टू डिटरमाइन ए पेशेंट हाइट एंड वेट, पेशेंट की हाइट और वेट के लिए यहाँ पे वाइटल साइन जरूरी नहीं है। ऑप्शन बी बच गया, टू असेस ओवरऑल फिजिकल, टू असेस ओवरऑल फिजिकल स्टेटस। वाइटल साइन से पेशेंट का जो ऑल और फिजिकल स्टेटस वो पता चलता है कि बॉडी के जो वाइटल्स वाइटल्स ऑर्गन है, जैसे हार्ट, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, ये सब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इनका पता चलता है। वाइटल साइन को अपन यूज करेंगे और वाइटल साइन लेंगे तो उनको बोलेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कार्डिनल साइन बोलते हैं। अगर वाइटल साइन स्टेबल है तो पेशेंट एक तरह से अपन बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकली स्टेटस पेशेंट का अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पल्स रेट इज लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ नेक, कि जो कौन सी पल्स है जो कि नेक की साइड में लोकेटेड होती है। तो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया, पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया, रेडियली होती है, ये थंब की तरफ होती है, थंब इन हैंड्स, थंब साइड, थंब जो अंगूठा होता है उसकी साइड होती है। टेम्पोरल होती है वो हेड के पास, टेम्पोरल एरिया में होती है, टेम्पोरल एरिया के अंदर। फीमोरल है ग्रोइन एरिया के अंदर होती है, नियर ग्रोइन एरिया। कैरोटिड बच गई, कैरोटिड नियर द नेक होती है, नियर द नेक, साइड ऑफ द नेक। स्लाइड से आपको और समझ में आ जाएगा। ये रेडियल पल्स होती है, रेडियल पल्स मतलब आपका जो अंगूठा होता है हाथ का उस टाइप उस साइड होती है रेडियल पल्स। और जो कैरोटिड पल्स है वो ये होती है नेक की साइड, यहाँ पे। ये जो पल्स है कैरोटिड है, सीपीआर के अंदर इमरजेंसी के अंदर यूज की जाती है, असेस की जाती है, लेस देन 10 सेकंड के अंदर असेस करनी होती है। अगर पल्स नहीं मिल रही तो सीपीआर तुरंत स्टार्ट करना होता है। बच्चे के अंदर क्या करेंगे, कैसे कब की स्टार्ट करेंगे, एडल्ट के अंदर कैसे स्टार्ट करेंगे, कितने कंपल्स करेंगे, सीपीआर क्या होता है, कैसे दिया जाता है, कब रोकना होता है, उन सभी के बारे में अपन नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। वैसे जो आपका बीटीएससी वाला कोर्स है उसके अंदर सीपीआर की एमसीक्यू की क्लासें आप ऑलरेडी अपलोडेड कर रखी हैं, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, टेकिकार्डिया इज डिफाइंड एज ए हार्ट रेट ग्रेटर देन। टेकिकार्डिया कब बोलेंगे कि कब कितने से ज्यादा जो हार्ट रेट हो जाएगी तो उसको टेकिकार्डिया बोलेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बता चुका हूं, 60 बीट पर मिनट, तो ये तो ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। 80 बीट पर मिनट ये नॉर्मल के अंदर आएगा। 100 बीट पर मिनट, 120 बीट, 100 बीट्स पर मिनट, तो 100 से ज्यादा आएगा, ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100 बीपीएम, तो उसको क्या बोलेंगे, टेकिकार्डिया। ये तो एडवांस टेकिकार्डिया हो गया 120 वाला, तो यहाँ पे ये आंसर रॉन्ग, बी वाला भी रॉन्ग, डी वाला भी रॉन्ग, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर सी ऑप्शन में यहाँ पे 90 होता तो यहाँ पे हो जाता डी आंसर। तो आपको ऑप्शन भी वहां पे देखने हैं, लेकिन मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि 60 से नीचे तो ब्रेडिकार्डिया, और 100 से ज्यादा है हार्ट रेट तो यहाँ पे टेकिकार्डिया। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट साइट टू मेजर टेम्परेचर इन एन इन्फेंट, कि इनमें से कौन सी साइट है वो सबसे बेस्ट है टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर। तो ये आपको अच्छे से बतानी इन्फेंट के अंदर। ओरल की बात करें तो इन्फेंट की जो एज ग्रुप होता है 28 डेज से लेके 1 ईयर तक होता है, 28 डेज टू 1 ईयर, उसको इन्फेंट बोला जाता है। तो इन बच्चा ओरल यहाँ पे नहीं लेगा, वो टेम्परेचर को तोड़ सकता है
जिससे उसकी मरकरी है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्सिलरी के अंदर बच्चा कोऑपरेट नहीं करेगा। टेम्पेनिक के अंदर ये प्रॉपर अच्छे से मोस्ट बेस्ट साइट नहीं रहेगी। रेक्टल यहाँ पे बेस्ट साइट रहेगी, रेक्टल। ये जो ओरल है मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर यूज कर सकते हैं। एक्सिलरी मोस्ट कॉमन यूज की जाती है वैसे, मोस्ट कॉमन यूज इन एडल्ट। एडल्ट के अंदर एक तरह से एक्सिलरी मोस्ट कॉमन यूज की जाती है। टेम्पनिंग होता है। टेम्पनिंग कैसे? टेम्पनिंग के अंदर ईयर के अंदर जो टेम्पनिंग मेम्ब्रेन होती है, ईयर टेम्पनिक मेम्ब्रेन, तो उसको टच करके 2 से 3 सेकंड के अंदर टच करना होता है। तो वहां पे 2 से 3 सेकंड के अंदर टेम्परेचर पता चल जाए, 2 to 3 सेकंड। और इसको क्या बोलेंगे? ये है बॉडी के अंदर की कैविटी से टेम्परेचर लिया जाता है, इसको बोला जाता है कोर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोर टेम्परेचर किसको बोलते हैं? तो बॉडी की कैविटी के अंदर से अगर टेम्परेचर लिया जाता है उसको कोर टेम्परेचर बोला जाता है। जो विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट साइट टू मेजर टेम्परेचर इन द इन्फेंट, ये मोस्ट रिलायबल होता है। जो रेक्टल होता है मोस्ट रिलायबल टेम्परेचर होता है। मोस्ट रिलायबल मतलब सबसे अच्छा सटीक जो टेम्परेचर मिलेगा बॉडी का उसको बोलते हैं रेक्टल साइट। रेक्टल साइट से जो टेम्परेचर होता है सबसे मोस्ट रिलायबल मेथड होता है। अपन बात करेंगे टेम्पेनिक जो मेजरमेंट है, इस तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है। ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है ईयर की, और ये टेम्पेनिक थर्मामीटर होता है। तो यहाँ पे रीडिंग आ जाती है। इसको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की इसका जो जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है उसको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को टच किया जाता है, 2 से 3 सेकंड के अंदर इसके अंदर रीडिंग आ जाती है यहाँ पे। एक्सिलरी इस तरह से यूज किया जाता है। एक्सिलरी मेथड, एक्सिलरी मेथड के अंदर आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो भी टेम्परेचर चेक कर रहा है उसका यहाँ पे हाथ नहीं होना चाहिए, लगा के यहाँ पे छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए। और इसकी बात करें नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर, जो कि कोविड के अंदर बहुत ज्यादा यूज हुआ था। इसके अलावा सबलिंगुअल, जो कि ओरली ये भी यूज किया जाता है, बच्चों के अंदर यूज कर सकते हैं। साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। और जो रेक्टल है वो किसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा? रेक्टल कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कार्डियक पेशेंट, कार्डियक पेशेंट, क्योंकि इसके अंदर वेगस नर्व स्टिमुलेशन हो सकता है। वेगस नर्व स्टिमुलेशन हो सकता है। वेगस नर्व स्टिमुलेशन होगा तो वहां पे दिक्कत हो सकती है, इसलिए वहां पे सॉरी फ्रेंड्स, तो वहां पे वेगस नर्व स्टिमुलेशन हो सकता है, तो इसलिए वहां पे वेगस नर्व स्टिमुलेशन होगा तो वहां पे क्या हो सकता है? वहां पे हो सकता है कि जो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल सकता है? पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है आपको ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडी कार्डिया, ब्रेडी कार्डिया देखने को मिल सकता है। इसलिए कार्डियक पेशेंट का रेक्टल टेम्परेचर यूज नहीं किया जाता। इसके अंदर प्राइवेसी इश्यू भी रहता है, इस वजह से मोस्ट कॉमन यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा केमिकल थर्मामीटर, जो कि फोर हेड भी यूज करते हैं, फोर हेड टैप लगा देते हैं, उसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये टैप का कलर वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे oral temperature may not be accurate for infant, rectal is most reliable for infant, tempering can be used but may not be accurate, axillary is less accurate than rectal। तो सबसे मोस्ट एक्यूरेट होता है वो होता है rectal is most reliable for infant। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड रीडिंग इज कंसिडर्ड प्री हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन के अंदर कौन सी
रेंज है वो कंसिडर करेंगे। तो जैसे अपन डिस्कस किए थे 110 से लेके 110 से लेके 70 तक ये तो रहेगा हाइपोटेंशन के अंदर। हाइपोटेंशन ये ये अपन ये भी हाइपोटेंशन के अंदर ही आएगी। हाइपोटेंशन या इसको अपन नॉर्मल मान सकते हैं, नॉर्मल। लेकिन जो प्री हाइपरटेंसिव स्टेज है वो आ जाएगी 125 से लेके 125 डिवाइड बाई 85 mmHg। और ये वाली स्टेज फर्स्ट के अंदर कंसिडर हो जाएगी। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो 110/70 विथ इन द नॉर्मल रेंज के अंदर है। लेकिन एक नॉर्मल होता है वो 120 से 80 mmHg होता है। 119 से लेके 800 विथ इन नॉर्मल रेंज। प्री हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ 120 से लेके 129 बाई सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक की बात करें तो 80 से लेके 89 तक। और यहाँ पे 140/90 इज क्लासिफाइड स्टेज 2 के अंदर, यहाँ पे हाइपरटेंशन के अंदर आ गया है। नेक्स्ट अपन बात करें व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू मेजरिंग पल्स इन अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर सबसे कॉमन मेथड कौन सा है पल्स लेने का? तो रेडियल नहीं लेंगे, ब्रेकियल भी नहीं लेंगे, फिमोरल नहीं लेंगे। कैरोटिड पल्स मैंने बताया सीपीआर के अंदर अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर यूज किया जाता है। लेस देन 10 सेकंड के अंदर यहाँ पे असेसमेंट करना होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ब्रेकियल जो आर्टरी है यूज इन प्राइमरी इन्फेंट के अंदर यूज की जाती है। द कैरोटिड इज मोस्ट एसेसिबल रिलायबल इन अनकॉन्शियस पेशेंट। फीमोरल आर्टरी इज लेस accessible in emergency. Radial artery is typically used in कॉन्शियस पेशेंट। कॉन्शियस पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन यूज की जाती है रेडियल आर्टरी। तो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज डेंजरसली लो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल SpO2 फॉर ए पेशेंट। कि पेशेंट के लिए इसमें से कौन सा जो ऑक्सीजन लो लेवल है वो डेंजरस रहने वाला है। व्हाट इज लो ऑक्सीजन सेचुरेशन SpO2 फॉर पेशेंट। डेंजर कौन सा SpO2 लेवल है यहाँ पे? तो 95 पे यहाँ पे नॉर्मल है। 95 से लेके 100 वाला नॉर्मल होता है। ये वेरी सीवियर है, वेरी डेंजरियस। 85 के अंदर पेशेंट को ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ती है। 90 है तो 90 यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, लेकिन COPD वगैरह के अंदर ये नॉर्मल माना जाता है। तो यहाँ पे सबसे सीवियर बात है वो यहाँ पे रहने वाले 85। 85 से नीचे आते ही पेशेंट को जो O2 सपोर्ट पे ले लेना होता है। 85 से नीचे आते O2 एडमिनिस्ट्रेशन कर देनी है पेशेंट को 85 से नीचे आते ही। ये तो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा। ये किसी भी COPD वगैरह के अंदर नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। 95 पे एकदम ओके, 95 से लेके 100% तक नॉर्मल कंसिडर करते हैं। जैसे ये नॉर्मल स्लाइटली लो है, 90% इंडिकेट माइल्ड हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लो ऑक्सीजन इन, लो O2 इन सेल एंड टिश्यू। 85 बिलो क्रिटिकली लो में रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन। और 70% है तो ये मेडिकल इमरजेंसी है एक तरह से। लेस देन 70 है तो लेस इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी। व्हाट डज सिस्टोलिक प्रेशर रिप्रेजेंट। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे अगर डी ऑप्शन की बात है प्रेशर इन वेन ड्यूरिंग हार्ट रिलैक्सेशन। वेन का ब्लड प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं है, आर्टरी के अंदर प्रेशर होता है। तो प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, यस। बाकी ए और बी ऑप्शन भी पढ़ना। प्रेजेंस इन आर्टरी ड्यूरिंग हार्ट रिलैक्सेशन, तो ये रिलैक्सेशन वाला है, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। प्रेशर इन वेन ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, तो वेन का तो कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आर्टरी के अंदर ही यहाँ पे प्रेशर बनता है। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सिस्टोलिक प्रेशर करता है द प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से तो आर्टरीज के अंदर कितना प्रेशर होता है उसको बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर।
नेक्स्ट अपन बात करें विच टेम्परेचर साइट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंजेस, कि कौन सी जो टेम्परेचर की साइट है, मतलब कौन सी साइड से टेम्परेचर लेने पे वो सबसे ज्यादा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से चेंजेस हो सकता है। तो ओरली यहाँ पे चेंजेस होने के बहुत कम चांस होते हैं, रेक्टल भी नहीं होता है, टेम्पेनिक भी नहीं होता, एक्सिलरी यहाँ पे हो सकता है। मैंने बताया कि अगर आप थर्मामीटर लगा रहे हो थर्मामीटर लगा रहे हो तो थर्मामीटर लगाने से अगर किसी ने हाथ में पकड़ रखा है तो उसका टेम्परेचर आ जाएगा, पेशेंट का नहीं आएगा, लेकिन टेम्परेचर आ जाएगा जो उसको पकड़ रखा है। तो इसके अंदर ज्यादा, और यहाँ पे मान लो कि कोई पेशेंट ने कुछ वहां पे पहले कोल्ड स्पॉन्ज वगैरह कर रखा है, तो उससे भी पेशेंट के अंदर टेम्परेचर है वो वेरिएशन हो सकता है। ओरल के अंदर अगर कोई भी कोल्ड और कॉफी वगैरह पी रखा है तो वेट करना है, स्मोकिंग वगैरह कर रखा है तो वेट करना है 15 मिनट, 15 मिनट बाद यहाँ पे चेक करना है। तो लेकिन सबसे ज्यादा टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है वो होता है एक्सिलरी टेम्परेचर। यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, ओरल टेम्परेचर रिलेटिवली स्टेबल बट कैन बी अफेक्टेड ईटिंग और ड्रिंकिंग, जो मैंने आपको बताया। रेक्टल टेम्परेचर लिस्ट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल चेंजेस, टेम्पनिक टेम्परेचर आल्सो रिलेटिवली स्टेबल है। एक्सिलरी आर्मपिट टेम्परेचर इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंडिकेटेड बाय ब्रेडिपिनिया। ब्रेडिपिनिया का मतलब क्या होता है? ब्रेडिपिनिया मैंने बताया था कि स्लो ब्रीथिंग है उसको बोला जाता है ब्रेडिपिनिया, रैपिड ब्रीथिंग को टेकिपिनिया बोलेंगे, इरेगुलर हार्ट रेट है इसको अरिथमिया बोलेंगे, लो ऑक्सीजन सेचुरेशन इसको अपन हाइपोक्सिया या फिर सीओपीडी अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात सॉरी, a patient has a blood pressure of 85 by 55 mmHg, this condition is known as, तो ये क्या है कि नॉर्मल ये ब्लड प्रेशर यहाँ इससे अगर कम होता है तो इसको बोला जाता है हाइपोटेंशन। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 बाई 80 mmHg होता है, हाइपरटेंशन नहीं है। फिर ये हाइपरटेंशन नहीं है, ये पेशेंट है हाइपोटेंशन का। Hypotension is defined as blood pressure below 90 by 60 mmHg. Pre-hypertension applied valves just below hypertension threshold. थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।